देखिए, ये ग्रुप डी के ऑनलाइन परीक्षा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको हम क्या करते हैं, आपको वन लाइन के हिसाब से करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें आपको जितना भी कराया जाएगा सभी 2018 के पूछे गए ग्रुप डी के एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, और जितने भी इसमें आपको वीडियो टाइप का मिलेगा वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर का ही कराया गया है, चाहे न्यूमेरिकल हो, ऑब्जेक्टिव हो, जो कुछ भी है, लेकिन वही है। साइंस और फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री यही सब के मिलेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा में क्या होता है, कठोर प्रकार के ऊतक कोशिका पाई जाती है। इसका आंसर भी हो गया। देखिए डिस्कशन यहाँ है, दृढ़ ऊतक या स्क्लेरन काइमा मोटी भित्ति युक्त कठोर कोशिकाओं से निर्मित एक प्रकार का सरल ऊतक है। इन कोशिकाओं में कास्टिल द्वितीय भित्ति यानी कास्टिल यानी कि कठोर द्वितीय भित्ति पाई जाती है, यानी कि होती है। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, ऊतक डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। अब इसका आंसर हो जाएगा विभज्योतक। विभज्योतक मतलब अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं। बोल रहा है डैश ऊतक कोशिकाएं में अलग अलग प्रकार का स्थायी ऊतक बनाने की क्षमता होती है। तो विभज्योतक कोशिका होती है जिनमें क्या होती है, अलग अलग कोशिकाएं बनाने की क्षमता होती है। तो देखिए बोल रहा है विभज्योतकी ऊतकों के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित अथवा मृत होती है तथा इनकी भित्ति पतली अथवा मोटी होती है या हो सकती है। तीसरा नंबर, कोलेन काइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश के कोनों पर मोटी हो जाती है। तो बोल रहा है कि कोलेन काइमा का जो ऊतक होती है वो कहाँ पर मोटी हो जाती है? तो ये सेल्यूलोज और फेक्टिन के कोने पर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन है, कोलेन काइमा ऊतक या स्थूल कोन ऊतक की कोशिकाओं के कोनों पर कोसा भित्ति के ऊपर फेक्टिन और सेलुलोज की परत जम जाती है, जिससे कोसा भित्ति कोने पर मोटी तथा दृढ़ हो जाती है। कोलेन काइमा ऊतक पौधों को तनन सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को आप किस जगत में रखेंगे? तो बोल रहा है कि आप इसको जंतु यानी कि एनीमेलिया ग्रुप में रख सकते हैं। इसका डिस्कशन है, कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यानी कि यूकेरियोटिक जीवों को जंतु जगत में रखा जाता है। इसके अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को शामिल किया गया है। 5वां क्वेश्चन है, कोशिकाएं ढीली बंधी होती है। डैश कोशिकाएं क्या होती है, ढीली बंधी होती है, जिससे उनके बीच बड़े अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पैरेनकाइमा। क्या? पैरेनकाइमा। मृदूतक या पैरेनकाइमा में सभी कोशिकाएं समव्यासी तथा पतली भित्ति युक्त होती है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में अंतर कोशिकीय स्थान काफी विकसित होते हैं। ये प्रायः पौधे के कोमल भागों में अधिकता से पाए जाते हैं। 6वां क्वेश्चन है, ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो बोल रहा है कि स्क्लेरन काइमा जो होते हैं वो मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, इसी वजह से तो ये कठोर होता है। दृढ़ोतक या स्क्लेरन काइमा ऊतक की कोशिकाएं बहुत लंबी यानी कि सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इनकी कोसा भित्ति मोटी तथा लिग्निन युक्त होती है। इसकी कोशिकाएं परिपक्व हो जाने पर मृत हो जाती है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? कौन एक पशु ऊतक नहीं है?
तो ये स्टार मार्क क्वेश्चन मतलब इसमें कोई भी उत्तर यहाँ क्या हो सकता है, ऑप्शन में सही नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन में ये उत्तर सही नहीं है। बोल रहा है कि डिस्कशन में दिया है कि पशुओं या जंतुओं में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक तथा संयोजी ऊतक। अतः उपयुक्त प्रश्न में कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो यहाँ के अलावे इसमें जो दिया गया है यहाँ पे कोई उत्तर सही नहीं है। इसमें 4 ही प्रकार के ऊतक पाए जाते, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। लेकिन आपको जो यहाँ क्वेश्चंस में मिलेंगे, क्वेश्चंस में ऐसा कोई ऊतक का नाम नहीं दिया। यहाँ दिया है उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। तो सभी ऊतक पाए जाते हैं और जो नहीं पाया तो इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो कि नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चंस क्या है, गलत हैं इसके ऑप्शन। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विकास के सिद्धांत से संबंधित है, विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो बोल रहा है कि चार्ल्स डार्विन जब विकास के सिद्धांत से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन ने जैविक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में प्रकाशित किया था। उन्होंने माना कि जीव प्रजातियां अपने वर्तमान स्वरूप में लंबे समय से चल रहे क्रमबद्ध जैविक विकास का परिणाम से आई है, अर्थात जीव प्राकृतिक वातावरण अनुरूप अपने में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन करते हुए वर्तमान स्वरूप में पहुंचे हैं। नंबर क्वेश्चन है, पौधे में डैश नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है। अच्छा, पौधे किस ऊतक के कारण क्या होते हैं, लचीलापन होते हैं। तो बोल रहा है क्या, कोलेन कायमा। देखिए अभी स्क्लेरन कायमा का क्वेश्चन उधर पढ़े थे, कठोरता का कारण था। अब यहाँ बोल रहा है लचीला का जो कारण होता है ना, लचीलापन, वो कोलेन कायमा के कारण होता है। पौधे में लचीलापन इनमें कोलेन कायमा ऊतकों की उपस्थिति के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। बोल रहा है कि बिना टूटे हुए क्या होती है, थोड़ी झुक सकती है डालियां, उसी को बोलते हैं लचीलापन। निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या के स्थिर बने रहने से संबंधित है। बोल रहा है कि कौन सी, बोल रहा है प्रजाति की संख्या जो है ना स्थिर बने रहने से क्या संबंधित है। तो बोल रहा है कि प्रजनन के कारण ही क्या होते हैं, प्रजातियों की संख्या क्या है, स्थिर बनी हुई है। तो बोल रहा है कि वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन कहलाता है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करता है तथा अपनी संख्या को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होता है। संयोजी ऊतक डैश से निकलते हैं। तो किससे निकलते हैं संयोजी ऊतक, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि मध्य जन स्तर यानी कि मोसोडर्म, मध्य जन स्तर यानी कि मोसोडर्म से संयोजी ऊतक निकलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, इसका डिस्कशन पहले देख लेते हैं। बोल रहा प्रारंभिक भ्रूण में एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तरों के बीच में बोल रहा है मीसोडर्म या मध्य जन स्तर होता है। मीसोडर्म से ही संयोजी ऊतकों का निर्माण होता है। बसा ऊतक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं। बोल रहा है बसा ऊतक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं। तो सबक्यूटेनियस लेयर में उपस्थित होते हैं। बसा ऊतक विशिष्ट प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। प्रश्नागत विकल्पों में ये सबक्यूटेनियस लेयर में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो इसमें आंसर होगा कि थैलोफाइटा को आमतौर पर क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है।
इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, शैवाल तथा फंगी दोनों को ही थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। ये अति प्राचीन तथा सरल पादप है, जिनमें पादप अंग जड़, तना तथा पत्तियों के रूप में नहीं होते हैं। ये अविभाजित थैलस रूप में पाए जाते हैं और समूह को सामान्यतया शैवाल कहा जाता है। इनमें सेल्यूलोज युक्त कोशिका भित्ति इनकी कोशिका को घेरे रहती है। ये अधिकांशतः जलीय, समुद्री तथा ताजे जल प्रजातियां होती है। बिच्छुआ के पौधे की नोकदार पत्तियों में होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। तो उसमें मीथेनोइक एसिड होता है, इसी कारण क्या होता है, जलन होना शुरू होता है। एक डिस्कशन है कि बिच्छुआ पौधे एक जड़ी बूटी संबंधी शाकीय पौधे हैं, जिसकी दंतोदार पत्तियों के संपर्क में आने से मानव त्वचा में जलन उत्पन्न होकर खुजली सी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी पत्तियों में फॉर्मिक अम्ल, मीथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो के टीके को विकसित किया है? तो पोलियो के टीकों को विकसित जोनास एडवर्ड साल्क ने किया है। जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो के टीकों की विकसित किया है। पोलियो का टीका अमेरिकी विषाणु विज्ञानी जोनास एडवर्ड साल्क ने विकसित किया था। पोलियो वैक्सीन की खोज की घोषणा सर्वप्रथम वर्ष 1955 में की गई थी। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? तो अनुवांशिक विकार जो है वो थैलेसीमिया है, जो अनुवांशिक विकार होते हैं। बोल रहा है प्रश्नागत विकल्पों में थैलेसीमिया एक अनुवांशिक विकार है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में फ्लोएम का कार्य है। पौधे में फ्लोएम का कार्य है भोजन का संवहन करना। डिस्कशन है, फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में हस्तांतरित करना इसका काम है। बोल रहा है कि डैश ये पुंकेसर के भाग हैं। तो पुंकेसर के जो इसमें भाग हैं वो है परागकोश, क्या, परागकोश और पुतंतु, परागकोश और पुतंतु। डिस्कशन देखते हैं, एक पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। परागकोश तथा तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय स्त्री केसर के भाग हैं। तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है। तने या जड़ का घेरा जो होता है वो पार्श्व लेटरल विभुज्योतक के कारण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। डिस्कशन देखते हैं, तने या जड़ का घेरा व्यास पार्श्व लेटरल विभुज्योतक के कारण बढ़ता है। संवहनीय कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम पार्श्व विभुज्योतक के मुख्य उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की ब्रह्म त्वचा का कार्य नहीं है? बोल रहा है कि कौन सा पौधे की ब्रह्म त्वचा का कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण करना। पौधे की ब्रह्म त्वचा का कार्य प्रकाश संश्लेषण करना नहीं है। डिस्कशन देते हैं, पौधे की ब्रह्म त्वचा का कार्य पौधों की ब्रह्म क्षति से रक्षा करना, वाष्पोत्सर्जन पर नियंत्रण रखना तथा पौधे को किसी प्रकार के रोग कारक संक्रमण से सुरक्षित रखना आदि होता है। पौधों की ब्रह्म त्वचा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
कोई योगदान नहीं करती है। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और विभुजोतक ऊतक, अस्थायी ऊतक। पादप ऊतक में पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला विभुजोतक ऊतक और दूसरा क्या है, अस्थायी ऊतक। डिस्कशन है ऊतकों का वर्गीकरण प्रायः पौधे में उनकी स्थिति, कोशिकाओं के प्रकार, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर किया जाता है। विकास की प्रावस्थाओं के आधार पर पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला विभुजोतक ऊतक तथा दूसरा अस्थायी ऊतक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? तो श्वसन जो है ना क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। डिस्कशन देखते हैं। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 इसका सूत्र होता है। अणु के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलती है। बोल रहा है कि C6H12O6 प्लस 6O2 जो होता है ना, तो इससे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 या 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में बना ATP ही ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में मुक्त करता है। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग 10 महीने लगते हैं। मतलब बोल रहा है माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं? इसका आंसर है सी, 9 महीने लगते हैं। कितने महीने? 9 महीने लगभग लगते हैं। बोल रहा है मनुष्यों में गर्भ काल लगभग 9 महीने तक होता है, अर्थात माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग 9 महीने का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसको मज्जा नियंत्रित करता है। कौन? ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही आते हैं। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? तो मज्जा करता है। बोल रहा है कि मज्जा या मेड्यूला में भोजन, निगरन, बमन, खांसने, छींकने, हिचकी, लार के स्रावन आदि गतिविधियों का समन्वय केंद्र होते हैं। बोल रहा है मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मानव शरीर में जो है उर्वरीकरण की प्रक्रिया डिंब वाहिनी नलिका में होती है। तो डिंब वाहिनी नलिका में होती है। मानव शरीर में उर्वरीकरण यानी निषेचन की प्रक्रिया अंड वाहिनी या डिंब वाहिनी नलिका में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन संचालन हेतु पेशियों को संकुचित तथा शिथिल करने में सहायता करता है? तो इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। डिस्कशन है संकुचन प्रोटीन्स के प्रमुख उदाहरण एक्टिन या मायोसिन है। ये पेशियों को संकुचित तथा शिथिल करने में सहायक होते हैं, जिससे शरीर एवं अंगों में गति होती है। अगला क्वेश्चन है डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। बोल रहा है आंसर है कि गर्भाशय। क्या है आंसर? गर्भाशय। बोल रहा है कि गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। इनमें ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की प्रमुख भूमिका होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कार्रवाई अनैच्छिक कार्रवाई
नहीं है। निम्न में से कौन सी कार्रवाई अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है? बोल रहा है क्या अनैच्छिक कार्रवाई कौन नहीं है? तो बी, साइकिल चलाना। साइकिल चलाना क्या है? अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है। हम जब चाहते हैं तभी हम साइकिल चला सकते हैं, तो बिना चाहे साइकिल नहीं चला सकते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं। प्रश्नगत विकल्प में लार, शराब, पाचन तथा स्वचन अनैच्छिक कार्रवाई है, जबकि साइकिल चलाना एक ऐच्छिक कार्रवाई है। लैंगिक प्रजनन में डैश के का डैश शामिल होते हैं। बोल रहा है कि विपरीत लिंगों और दो जनक। यहाँ क्वेश्चन होगा कि लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं। तो डिस्कशन करते हैं। लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया में एक ही प्रजाति के दो विपरीत लिंगी जीव नर तथा मादा भाग लेते हैं। बोल रहा है कि अर्थात लैंगिक प्रजनन हेतु विपरीत लिंगों वाले दो जनकों का होना अनिवार्य होता है। बोल रहा है शुक्राणु को सीधे अंडे में अतः छेपित करने की अत्यधिक विकसित प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया जो है ICSI कहलाती है। ICSI कहलाती है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक शुक्राणु इंजेक्शन ICSI इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF से संबंधित एक अत्यधिक विकसित प्रक्रिया है, जिससे शुक्राणु को सीधे अंडों में अंतःक्षेपित किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बना देता है। आंसर है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। डिस्कशन देखते हैं। मनुष्यों में आमाशय में भोजन के पाचन के दौरान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह अम्लीय माध्यम प्रदान करके आमाशय में पाए जाने वाले प्रमुख पाचक एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बनाता है। पेप्सिन आमाशय में भोजन में उपलब्ध प्रोटीन का विखंडन करके इसे पाचन योग्य बनाता है। ये जो ब्रैकेट में इंग्लिश दिए हुए हैं इनको आप सही से देख सकते हैं, काहे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने के दौरान आपको मतलब क्या होगा, थोड़ा जटिलता समझने में दिक्कत होगी। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो बोल रहा है कि श्वसन। क्या? श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। बोल रहा है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स गुणसूत्र उसके डैश से प्राप्त होते हैं। तो बोल रहा है एक्स गुणसूत्र पुरुष जाति का एक मनुष्य है, उसको एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त होते हैं? तो बोल रहा है क्या कि माता से। किनसे प्राप्त होते हैं? माता से प्राप्त होते हैं। अच्छा, देखते हैं डिस्कशन। बोल रहा पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसका X गुणसूत्र माता से जबकि Y गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं। स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसका एक X गुणसूत्र माता से तथा दूसरा X गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है। अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक इनमें से किसी से नहीं, किसी के द्वारा नहीं। देखो मतलब क्या है कि गर्भाशय ग्रीवा में तो पहुंचती है, लेकिन ये पहुंचती किसके द्वारा है? तो पहुंचती है दो नलिकाओं के द्वारा। और अगर रास्ते में कहीं कुछ हो जाए तो चलिए देखते हैं डिस्कशन को। अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक अंड वाहिनी या डिंब वाहिनी नलिका द्वारा ले जाया जाता है। यदि इस यात्रा के दौरान शुक्राणु अंडे को निषेचित कर देता है
तो ये गर्भाशय में पहुंचने पर वहीं रह जाती है। सही बात है, गर्भाशय में पहुंच गया तो फिर वहीं रह जाएगा, यानी तो ले जाने के दौरान अगर कहीं निश्चित हो जाता है फिर भी ये कहाँ जाएगा, गर्भाशय में ही चली जाएगी। तो यहाँ क्या था, आंसर क्या होना चाहिए था, यहाँ था अंडवाहिनी या डिम्ब वाहिनी नलिका होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि गर्भाशय ग्रीवा मेन आंसर सा दे दिया है, इसलिए इसमें किसी का आंसर नहीं दिया गया यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, तो शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका मादा प्रजनन का हिस्सा नहीं है, शुक्र वाहिका पुरुषों में होता है। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में शुक्र वाहिका मादा प्रजनन तंत्र का नहीं बल्कि नर प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा है। गर्भाशय, अंडाशय तथा योनि मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। वृक्क की संरचनात्मक इकाई, वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है।